इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना काम करते हैं, अपना नाम बनाते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं। डॉक्टर हर्षवंती मैम जो एक बहुत ही फेमस एजुकेशनिस्ट हैं, जिन्होंने माउंटेनियरिंग की है, बहुत अच्छा आप इन्वायरमेंट के लिए काम कर रही हैं। टूरिज्म में भी मैंने ये नहीं सोचा कि ताजमहल और लाल किला और इसके ऊपर बात करूं। मुझे लगा हम पहाड़ में पहाड़ के टूरिज्म की बात करें। अच्छा परफॉर्म किया तो हमको नंदा देवी के लिए भी सिलेक्ट कर लिया गया। रादर IIF ने नहीं, संजय गांधी मेमोरियल फंड ने स्पॉन्सर किया और इसने उसको इम्प्लीमेंट किया। इट वाज रियली अ बिग सरप्राइज टू मी कि भाई माउंटेनियरिंग में नंदा देवी। तो हम 6 लेडीज़ थे, इसमें 6 लड़कियां 6 लड़के थे। हम लोग का सिलेक्शन हुआ। राजीव गांधी से मिले, इंदिरा जी से मिले, तमाम मंत्रियों से मिल करके हम लोग गए। हम लोग ऐसी जगह में जा रहे हैं जिसके बिल टिलमैन एंड ओडेल एंड शिप्टन इन माउंटेनर्स ने उसके बारे में उसको एक्सप्लोर किया। पर अभी हाल में मैं पेपर में देख रही थी कि नंदा देवी को फिर से खोलने वाले हैं। तो अगर वो खुले तो अच्छी बात है, पर अगर आपको अपना जीवन सुरक्षित रखना है तो हमें पहाड़ों को सुरक्षित जरूर रखना चाहिए। जी जी। पर्वतारोहण कितना डेंजरस है? तो रिस्क है, पर उस रिस्क में एक एंजॉयमेंट भी है। चलते चलते सडनली मुझे लगा मेरा हाथ छूट गया। सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट आपके अंदर होनी चाहिए। गंगोत्री में जो ये भोजपत्र प्लांटेशन है, थोड़ा इसके बारे एक्चुअली में बताइए। भोजबासा नाम की जगह है। इसका मतलब कि वहाँ भोज के पेड़ हैं। तो माउंटेनियरिंग ने ही मोटिवेट किया भोजपत्र के कॉन्जर्वेशन के लिए। कि हम लोग पेड़ों के मतलब कुदरत के प्रति, जो प्रकृति है उसके प्रति सेंसिटिव नहीं है। हमारा तो हिमालय अभी बच्चा है उम्र की अवस्था के हिसाब से, स्टेबलाइज तो हुआ ही नहीं है। और अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है, कुछ बनना है, कुछ प्राप्त करना है, तो हार्ड वर्क ही पे। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना काम करते हैं, अपना नाम बनाते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं। और इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो निस्वार्थ भाव से अपना काम करते हैं, लेकिन अपने नाम को, अपनी पहचान को कहीं दूर संजोकर रखते हैं। आज हमारी पॉडकास्ट स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने जीवन में न जाने कितने काम अलग अलग फील्ड में किए हैं। तो आज हम बिना किसी देर के स्वागत करते हैं हर्षवंती बिष्ट मैम का। मैम, सबसे पहले हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू मैम, 38 ईयर्स का आपका एजुकेशन फील्ड में एक्सपीरियंस रहा है, उसके बाद माउंटेनियर का सफ़र, उसके बाद आपने पर्यावरण के लिए भी बहुत कार्य किया है। कैसा सफ़र रहा मैम आपका? मतलब लगातार कंटिन्यूटी में चलता रहा। मैं एजुकेशन में आफ्टर मेरा MA करने के बाद, उस ज़माने में तो देखो क्या कितना आसान था। MA करके हम लोगों ने एप्लीकेशन डाला, हमको जॉब मिल गई। मतलब नोबडी आस्क्ड फॉर द PhD या नेट या कुछ भी, ऐसा कुछ की ज़रूरत नहीं होती थी। पढ़ाते पढ़ाते लगा PhD करनी है। PhD के बारे में शुरू बात सोची तो लगा टूरिज़्म पे काम किया जाए। तो मैंने सोचा माउंटेन टूरिज़्म में करें। तो फिर मैं लगा माउंटेन्स को देखने के लिए एनआम से बढ़िया जगह क्या हो सकती है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। वहाँ चली गई। वहाँ गई तो फिर माउंटेनियरिंग करने लगी। माउंटेनियरिंग करते करते लगा माउंटेन्स की हालत ख़राब हो रही है, तो पर्यावरण संरक्षण में आ गई। तो ये एक सतत प्रक्रिया के तहत चलता रहा। तो ये एजुकेशन, माउंटेनियरिंग, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ये सब आपस में कोरिलेटेड हैं मेरे लाइफ में। और मैं इसको बड़ी खुशी से करती रही। आई एंजॉयड इट। तो मैम, शिक्षक से एक माउंटेनियर बनने का वो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली मैम? देखिए पहाड़ के लोग हैं ना हम लोग। जी मैम। भले मैं पैदा पहाड़ में नहीं हुई हूँ, बिकॉज मेरे फादर आर्मी में थे। तो जब रिटायर हुए तो हम लोग कोटद्वार में आ गए। पिताजी कोटद्वार में बस गए। जब कोटद्वार में बस गए तो कोटद्वार के पास छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। उन पहाड़ियों में हम लोग स्कूल के संडेज़ को या कभी कभी छुट्टी होती थी तो हम लड़कियां लड़कियां मिलके घूमने जाते थे। तो वो तो हम करते थे। पर जब MA कर रही थी मैं कोटद्वार से, तो हमारे कॉलेज में नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग के प्रिंसिपल आए थे, कर्नल शर्मा। तो उन्होंने एक लेक्चर दिया था हम लोगों को कि माउंटेनियरिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है। उसके उन्होंने
क्लोथ्स क्या होते हैं, इक्विपमेंट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्प्ले की थी हमारे कॉलेज में उन्होंने। तो मुझे उसने भी मोटिवेट किया। और मेरे टूरिज़्म जब मेरा एमए हो गया तो मुझे लगा मुझे टूरिज़्म पे काम करना है, तो उसने भी मोटिवेट किया। और इस तरह से मैं अनायास, मेरा ये सोचना था कि बिकॉज मेरे पिताजी जो, मैंने जब एमए किया तो पिताजी से मैंने कहा कि मैं पीएचडी करना चाहती हूँ, और मेरा उनसे ये उम्मीद थी कि वो मेरे साथ किसी को भेजेंगे फॉर माय फील्ड स्टडीज़। तो उन्होंने मुझसे कहा, अरे आप तो एमए पास हो गई हो, आप तो एडल्ट हो, और आप जाओ अपना काम खुद करो। तो मुझे पहले पहले तो बड़ा धक्का सा लगा कि इन्होंने तो मुझे टाल दिया और कह दिया अपने आप जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं अपने आप से अपने ढंग से सोचूंगी। तो वो कर्ण शर्मा का लेक्चर प्लस वो जो पहाड़ियों में घूमने का अनुभव, और एमए के साथ जो उस ज़माने में हम लोग का डिसर्टेशन होता था, जिसके मोर देन 55% मार्क्स होते थे एमए प्रीवियस में, उनको डिसर्टेशन पेपर मिलता था। तो मैंने डिसर्टेशन किया और मैंने टूरिज़्म पे किया। और टूरिज़्म में भी मैंने ये नहीं सोचा कि ताजमहल और लाल किला और इसके ऊपर बात करूं। मुझे लगा हम पहाड़ में, पहाड़ के टूरिज़्म की बात करें, ऐसा मेरे दिल में आया। आई डोंट नो कैसे आ गया वो। तो मैंने माउंटेन टूरिज़्म लिया था। तो फिर मुझे लगा अब मैं पीएचडी भी माउंटेन टूरिज़्म में करूँगी। तो इस तरह से मैं माउंटेनियरिंग में चली गई। तो मेरा मकसद वो प्योरली माउंटेनियरिंग नहीं था, बट इट वाज कि मैं पीएचडी करने के लिए माउंटेन टूरिज़्म में कहाँ से जान सकूँगी, फील्ड स्टडी कैसे करूँगी। तो मैंने माउंटेनियरिंग ज्वाइन किया। पर जब थोड़ा माउंटेनियरिंग किया तो मुझे अच्छा लगा। तो बेसिक कोर्स किया, एडवांस कोर्स किया, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस ठीक था, अच्छा था, तो उन्होंने हमको सेलेक्ट किया एल्पाइन स्टाइल क्लाइंबिंग कैंप के लिए। 78 में मेरे ख्याल से मैंने बेसिक किया है, 80 में मैंने एडवांस कोर्स किया। 81 में हमें इन्होंने ये सेलेक्ट कर लिया कि अल्पाइन स्टाइल के लिए। 80 में, नॉट 81 बट 80। तो अल्पाइन स्टाइल क्लाइंबिंग कैंप में, उसमें इंटरनेशनल माउंटेनर्स की गैदरिंग हुई थी एनआई में और तपोवन में। अपने ज़माने के बड़े नामी गिरामी, डग स्कॉट, डॉन विलेंस, जॉर्जेस बेटनबर्ग, इस तरह के बड़े बड़े नामी लोग आए थे, और हम लोगों को उन्होंने अल्पाइन स्टाइल क्लाइंबिंग क्या होती है उसकी थोड़ी सी जानकारियाँ दी थी। फिर उसमें अच्छा परफॉर्म किया तो हमको नंदा देवी के लिए भी सेलेक्ट कर लिया गया। तो फिर नंदा देवी गए तो वो क्लाइंब भी हो गया। एंड यू वोंट बिलीव कि नंदा देवी आज तक हम 3 लेडीज़ ने ही क्लाइंब किया है दुनिया में, और किसी चौथी लेडी ने क्लाइंब ही नहीं किया। जी मैम। तो जब नंदा देवी में हम लोगों ने क्लाइंब किया तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को एवरेस्ट के लिए सेलेक्ट किया। इस तरह से माउंटेनियरिंग का सिलसिला चला। तो हम बड़ा सरप्राइजिंग है कि पीएचडी थोड़े दिन के लिए पीछे हो गया एंड माउंटेनियरिंग होता रहा। तो ये चला हमारा। मैम थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, जो आपने नंदा देवी सबमिट किया है ना, वो थोड़ा सा हम उस एक्सपीरियंस को जानना चाहेंगे हम लोग। हाँ, एक दिन अचानक से एक लेटर कर्नल संधू, वो उसके लीडर सेलेक्ट हुए थे। एक्चुअली माउंटेनियरिंग उस ज़माने में उसका ना तो इक्विपमेंट इतना इंडिया में अवेलेबल था, ना इट वाज वेरी पॉपुलर दोज डेज। तो इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन जो दिल्ली में है, वही उन दिनों स्पॉन्सर करता था एक्सपीडिशंस को, क्योंकि लाखों लाखों रुपए लगते थे। तो और ऐसा इक्विपमेंट था जो कि बाहर से मंगाना होता था, उसके कपड़े ऐसे होते थे जो कि बाहर से मंगाने पड़ते थे। तो सामान्य जैसे आजकल तो लोग अपने आप भी सेल्फ फाइनेंस करके और क्लब्स के माध्यम से जा रहे हैं, उस ज़माने में ऐसा नहीं था। तो आईएमएफ ने स्पॉन्सर किया एक एक्सपीडिशन, रादर आईएमएफ ने नहीं, संजय गांधी मेमोरियल फंड ने स्पॉन्सर किया, और इसने उसको इम्प्लीमेंट किया, इसको पूरा प्रोसेस करने में आईएमएफ ने काम किया। तो जब आईएमएफ ने सिलेक्शन किया था अल्पाइन स्टाइल क्लाइंबिंग कैंप में, तो उसके बाद कर्नल संधू जो लीडर चुने गए थे, तो उनका कॉल आया, यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस, और आपको सो एंड सो डेट में आईएमएफ दिल्ली में उपस्थित होना है। तो वो एक बड़ा आश्चर्यजनक और आश्चर्य मिश्रित खुशी थी कि भाई ये क्या हो गया। इट्स अ बिग सरप्राइज, इट वाज रियली अ बिग सरप्राइज टू मी कि भाई माउंटेनियरिंग में नंदा देवी, क्योंकि कहा जाता है किलर माउंटेनर, माउंटेन इसके लिए नंदा देवी के लिए बहुत डिफिकल्ट माउंटेन है। तो हम 6 लेडीज़ थे इसमें, 6 लड़कियां 6 लड़के थे। हम लोगों का सिलेक्शन हुआ, और चूँकि संजय गांधी नहीं रहे थे तो उनके नाम से ये स्पॉन्सरिंग कमेटी संजय गांधी मेमोरियल फंड ने स्पॉन्सर किया था।
राजीव गांधी से मिले, इंदिरा जी से मिले, तमाम मंत्रियों से मिल करके हम लोग गए। तो नंदा देवी में तो बेस कैंप पहुंचना ही इटसेल्फ इज अ बिग एक्सपीडिशन। पूरा लाता रेणी होते हुए सरसुपताल, ड्यूडी नामनी, बड़ा मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट है। बेस कैंप पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अभियान माना जाता है। डर तो लगा होगा मैम? हाँ, ऐसे ना हम्म, वो एक कौतूहल भरा डर भी था, हम्म, हर्ष भी था, खुशी भी थी कि भाई हम लोग ऐसी जगह में जा रहे हैं जिसके बिल टिलमैन एंड ओडेल एंड शिप्टन इन माउंटेनर्स ने उसके बारे में उसको एक्सप्लोर किया, उसका रास्ता खोजा, उसको क्लाइम किया, और उसके बाद हम लोगों को ये मौका मिल रहा, तो ये भी हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात थी। तो डर भी लगता था क्योंकि शेयर फॉल तो ऐसा था कि नंदा देवी गॉर्ज में अगर कहीं किसी को गड़बड़ हुआ तो गिरने के बाद मिलना मुश्किल वाला, ये वाली चीज़ थी। बहुत ही सकरी सी गॉर्ज बनी हुई है। तो पर अच्छा लगा कि हम लोग सेलेक्ट हुए। तो बेस कैंप तक तो एक एक्सपीडिशन, फिर उसके बाद फर्दर कैंप 1 पहुंचे, और कैंप 1 के बाद टिल सबमिट वो पूरा फिक्स रोप पे चलता है कि पहले रोप फिक्स करो देन यू कैन वॉक। आई थिंक इट वाज कैंप 1 और कैंप 2, जिसमें आपको टॉयलेट जाने के लिए भी रस्सी पकड़ के जाना होता है। इस तरह का वो होता था कि भाई अगर आप कहीं स्लिप हुए तो एटलीस्ट आप रोप पे रस्सी पकड़ी हुई तो आप बच जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जी जुलाई का या जुलाई एंड का टाइम था, हमने शुरू किया, और कैंप 1 स्टैब्लिश हुआ, कैंप 2 स्टैब्लिश हुआ, कैंप 3 हुआ, कैंप 4 हुआ। तो करते कराते 19 सितंबर को हम लोग समिट में पहुंचे। तो वी वर 6 गर्ल्स, बट अमंग अस ओनली 3 लड़कियों ने क्लाइम किया। उसमें मैं थी, रेखा शर्मा एंड चंद्रप्रभा दीदी थे, और पुरुषों में जो थे वो लाटू दोरजी, रतन सिंह चौहान एंड दिस इज सोनम पलजोर। सोनम पलजोर ITBP का था, एंड लाटू वाज इंस्ट्रक्टर एट HMI, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग, एंड रतन सिंह यहाँ NIM के थे। तो ये बड़े प्रोफेशनल माउंटेनियर्स थे, और हम लोगों ने थोड़ा ट्रेनिंग तो किया हुआ था, नो डाउट वी वर सेलेक्टेड फॉर द एक्सपीडिशंस, ऐसा हम लोगों का था। पर हम लोगों को वास्तव में इसमें डर भी लगता था, अच्छा भी लगता था। एंड दूसरी बात एक जो सबसे बड़ी वो थी कि वहाँ के स्थानीय जन जो लाटा एंड रेनी गांव है, जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा लड़कियाँ क्यों आई हैं, कि नंदा देवी तो लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो हमने पूछा कैसे आप ऐसे कैसे कह सकते हो, तो तब उन्होंने बताया कि प्रोफेसर अनसोल्ड US से आए थे, तो वो इतना फैसिनेट हुए थे नंदा देवी को देख करके कि उन्होंने कहा था कि अगर मेरे लड़की होगी, बिकॉज हिज वाइफ वाज एक्सपेक्टिंग दोस डेज, तो मैं उसका नाम नंदा देवी रखूँगा। तो उनकी लड़की पैदा होती है और वो उसका नाम नंदा देवी रखते हैं। बाद में वो जब 21 साल की या 18 साल की हो जाती है तब वो उसको लेके आते हैं यहाँ, और नंदा देवी क्लाइम करने जाती है वो। पर वो बेचारी हार्डली थोड़ा ही बाकी रह गया था, वो उसकी डेथ हो जाती है। फिर उसके फादर ने कहा कि आइडिया ऑफ नंदा देवी केम फ्रॉम द नंदा देवी, तो आई एम लीविंग द बॉडी ऑल्सो है। तो उन्होंने उसकी बॉडी भी वहीं किरवास में छोड़ दिया। तो उसी चीज़ को देख करके वो जो पोर्टर्स थे वो कहते थे आप क्यों जा रहे हो, ये नंदा देवी तो लड़कियों को पसंद नहीं करती है, वो एक्सेप्ट नहीं करती है तो कि वो क्लाइम करे। तो कभी कभी डर भी लगता था कि क्या वास्तव में ऐसा है, क्या है। फिर हम जब अपनी टीम में बात करते थे सब कहते थे अरे नहीं नहीं ऐसा बोलते हैं, पर आप लोग ऐसे डिमोरलाइज मत हो। एंड फाइनली चलते 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 हम लोग जब समिट में पहुंच गए तब हमें लगा कि वो मिथ था, और हाँ हम लोग उसको बदल करके हम लोग क्लाइम किया हम लोगों ने। तो 3 लड़कियों ने और 3 पुरुषों ने क्लाइम किया था उस दिन 19 सितंबर को। यह है 1981 1981। तो और उसके बाद से इन्होंने बंद ही कर दिया हमारे। हाँ, मैं पूछने रही थी, मतलब 1983 में वहाँ माउंटेनियरिंग बंद कर दी ना? बंद कर दिया। रीजन एक्चुअली इट वाज डिक्लेयर्ड क्योंकि हम लोग जब नीचे उतर रहे थे तब हमें किसी ने कहा कि अब तो नंदा देवी बंद होने वाला है, एंड रीजन वाज गिवन कि एनवायरमेंटल। फिर बाद में किसी ने कहा कि जो अमेरिकन ने एक डिवाइस छोड़ा था, न्यूक्लियर डिवाइस टू मॉनिटर चाइना, वो रखा है और वो फिर कहीं एवलांच में या
कहीं गिर गया, खो गया, तो उसका रेडिएशन से कहीं किसी को प्रॉब्लम। सो कुछ बहुत क्लियर बात नहीं थी। कोई कहता था एनवायरमेंटल रीजन से कि कंजर्वेशन करना है, कोई बोलता था कि इसके कारण से। और बाद में कैप्टन कोहली ने इसमें बुक भी लिखी है कि हाँ, ही वॉज अ लीडर, इंडियन लीडर, जब वो उसको ऊपर छोड़ने गए थे उस डिवाइस को। तो उस कारण से भी कहते हैं लोग कि इसको बंद किया गया है। पर अभी हाल में मैं पेपर में देख रही थी कि नंदा देवी को फिर से खोलने वाले हैं। तो अगर वो खोले तो अच्छी बात है कि आप मास क्लाइंबिंग मत कराइए, बहुत भयंकर संख्या में मत भेजिए लोगों को, पर थोड़े लोगों को तो भेजिए, जाने दीजिए, लोगों को क्लाइंब करने दीजिए। मतलब देखिए एवरेस्ट में न जाने कितने लोग चले गए हैं, सैकड़ों हजारों चले गए हैं, और कितनी लड़कियां चली गई हैं। और यहाँ अभी हम कहते हैं कि 3 ही लड़कियां जो हैं जिन्होंने नंदा देवी क्लाइंब किया है पूरे संसार में। तो संख्या बहुत कम है, बहुत कम है। तो मौका मिलना चाहिए। ठीक है, हमें कंजर्वेशन भी करना चाहिए, एनवायरनमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। और हम नहीं करेंगे तो जैसे आज धराली है, 2013 में केदारनाथ में हुआ है, और न जाने हमारे पहाड़ों में तो 78 में कनौड़िया घाट की बाढ़ आई थी उत्तरकाशी में, और अर्थक्वेक हुआ था। लाइक हमारे पास इतनी सारी कहानियां हैं, रुद्रप्रयाग में, फलाने चमोली में, पिथौरागढ़ में। तो कहीं ना कहीं हमें इसको बहुत सीरियसली सोचना भी चाहिए, और उसके बारे में हमें एक्शन भी लेना चाहिए कि बहुत केयरलेस नहीं होना चाहिए। हमें अपने पहाड़ों की सुरक्षा भी करनी चाहिए और उनका सम्मान भी करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। अगर हम वैसे ना करें, पर अगर आपको अपना जीवन सुरक्षित रखना है तो हमें पहाड़ों को सुरक्षित जरूर रखना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल, ये सोचता है। जी जी जी। एवरेस्ट पर भी किया है मैम क्लाइंब? एवरेस्ट की मैं मेंबर थी 1984 में, जो एवरेस्ट एक्सपीडिशन गया था, पर मैंने एवरेस्ट क्लाइंब नहीं किया। एवरेस्ट क्लाइंब उस समय केवल बचेंद्री पाल ने किया था। जी जी। तो हम उस समय भी मेरे ख्याल से 6 लड़कियां ही थे, और हम सब गए थे। बट ड्यू टू डिजास्टर वहाँ भी हुआ था, एवलांच आया था और तमाम चीज़ें हुई थी, जिसके कारण से एक ही लड़की चढ़ पाई थी, वो थी उस समय बचेंद्री। 1994 हाँ, 84 सॉरी, नॉट 94, 81 में नंदा देवी था एंड 84 में हमारा एवरेस्ट एक्सपीडिशन था। तो वो भी उस ज़माने के एवरेस्ट में और आज के ज़माने के एवरेस्ट में बड़ा अंतर आ गया है। उस समय कमर्शियल क्लाइंबिंग नहीं कही जा सकती, उस समय खुद जा कर के रास्ता खोलना होता था, फिक्स रोप करनी होती थी, सामान को लोड फेरी करनी होती थी, कैंप स्टैब्लिश करना होता था, और क्या में सामान छोड़ करके वापस आना, लोड फेरी जिसे कहते हैं, वो करना होता था। तो ये सारी चीज़ें करनी होती थी। आज के ज़माने में आइसफॉल डॉक्टर कहते हैं वहाँ शर्पर्स को, वो पूरा रोप फिक्स कर देते हैं और वो बराबर उसको मेंटेन करते हैं। रोप कहीं ढीली हो गई, कहीं कुछ हो गया, कुछ क्रेवैस बड़ी हो गई, कुछ भी होता है तो वो करते हैं। तो एक टीम मतलब मिलती है आज के टाइम पे, आज के टाइम में पूरा बना बनाया मिलता है। अगर आप फिजिकली फिट होते हैं तो अपना फिटनेस के आधार पर और अपने जो शर्पा आपके साथ होते हैं तो आप उससे क्लाइंब कर सकते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले पूरा रास्ता भी खोलना होता था, सामान भी, कैंप स्टैब्लिश करना, लोड फेरी करना, तब जाके क्लाइंबिंग होती थी। अच्छा, अब ऐसा नहीं है। अच्छा, अब बदल गया है काफ़ी। और से इधर तक आते आते बहुत बदलाव आया है। अच्छा मैम, माउंटेन्स में हमने यति के किस्से बहुत सुने हैं। अच्छा, आप कुछ किस्सा बताना चाहेंगे इसके बारे में? हमने भी सुना बहुत है कि भाई यति होता है, कुछ लोगों को यति दिखाई दिया, किसी ने कहा हमने उसके पैरों के निशान देखे, किसी ने ये कहा कि भाई हम चल रहे थे तो एकदम आंधी जैसी आई और ऐसा लगा कोई बहुत बड़ी कहना चाहिए एक बड़ा सा फिगर कोई हमारे सामने से गुजर गया, और बहुत आगे तक उसके पैर के निशान देखे। पर पर्सनली मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ जिसके आधार पर मैं ये कहूँ कि हाँ मैंने भी यति देखा है। पर मैंने यति के बारे में काफ़ी पढ़ा है, बहुत लोगों ने उसके बारे में चर्चा की अपने जब उन्होंने अपने अकाउंट्स लिखे कि उनका ऐसा अनुभव। कुछ लोग कहते हैं कि जब ऑल्टीट्यूड इफेक्ट हो जाता है, जब आप बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं और डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन वगैरह होती है, तो आपको ऐसा फील होता है कि somebody is along with you, somebody is walking in front of you। तो इस तरह की तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी कभी तो लोगों ने ऐसे हाथ के पूरे पंजे को फोटो दिखाया कि भाई देखो इस तरह का दिखाया, या किसी ने खोपड़ी का दिखाया, तो कह नहीं सकते। मतलब साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ कि भाई ये कोई
इंसान से हट करके कोई यति जैसी चीज़ है जिसने जो वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। वैसे बहुत सारे एनिमल्स है भाई, स्नो लेपर्ड है, स्नो के आपका ब्राउन बेयर है, वाइट है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो या तो ड्यू टू ऑल्टीट्यूड इफेक्ट कोई उन्हीं को ऐसा समझ लेता है या वास्तव में ऐसा कुछ है, कहना मुश्किल है। वैसे कई लोगों ने तो ये भी कहा कि मैं जब माउंटेन में था तो मैंने देखा एक साधु बैठा है, और जब मैं बहुत अकेले पड़ गया और सब कुछ हुआ तो उसने मेरा हेल्प किया, उसने मुझे खाने को भी दिया। एंड जब मैं ठीक होके वापस आया तो दूसरे दिन मैं अपने साथियों के साथ वहाँ गया तो वहाँ ना तो कोई ऐसी केव थी, ना वहाँ पे कोई ऐसा साधु था। तो मतलब बहुत तरह की स्टोरीज हैं हिमालय के बारे में भी। एज अ माउंटेनियर मैम, पर्वतारोहण कितना डेंजरस है मैम? हाँ डेंजरस तो है। तो डेंजरस तो मैं कहती हूँ सड़क में चलना भी डेंजरस है। जब आप चलते जरा सी असावधानी करते तो एक्सीडेंट वहाँ भी हो जाता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है सड़क में आपकी गलती नहीं है तभी भी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दूसरा आके मार जाता है। तो वो भी तो रिस्क तो यहाँ भी है, डेंजर यहाँ भी है। और अगर आपने टेक्निक अच्छी तरह से लर्न की है और आप उसको ध्यान में रखते हुए क्लाइंब करते हैं तो समहाउ आई फील कि बड़ा सेफ सा है, बहुत अच्छा है। अच्छा इस दृष्टि से कि आप इतनी ऊंचाइयों को देखते हैं, आप उस ऊंचाई के वेजिटेशन को देखते हैं, एनिमल्स को, फ्लोरा फौना को देखते हैं। आपको वो इतनी डाइवर्स चीज़ें देखने को मिलती हैं जो केवल आप नीचे बैठ करके पढ़ते ही हैं। आप किताब में बैठ के पढ़ते ही हैं कि हाँ भाई वहाँ पे पोटेंटिलाज होते हैं या वहाँ पे सेक्सी फ्रागा फ्लावर्स होते हैं या रोडोडेंड्रॉन बुशेस होती हैं। तो हम फोटो देख लेते हैं और हम पढ़ लेते हैं, पर जब आप जाते हैं तो आप वास्तव में देखते हैं कि हाँ भाई ये क्या है, कि पूरी एरिया का एरिया एक वैली जैसा पीला ही बना हुआ है, तो कोई गुलाबी बना हुआ है, इतने फ्लावर्स हैं, या फिर टोटली कवर्ड विद स्नो एंड आइस है, बिल्कुल हार्ड आइस है, या फिर चट्टाने रॉक, शेयर रॉक है, रॉक फॉल है, फिर आप उसमें पैटर्न्स फिक्स करते हैं, फिर आप उसमें चढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें जब सामने से देखते हैं और सोचते कि अगर इतनी ऊंचाई में जाकर के गिरेंगे तो पर आपको अगर ये पता है कि आपने अपने बिले रोप लगाई हुई है तो आपको पता है अगर माना बाय द वे बाय मिस्टेक हाथ छूट भी जाता है तो यू विल हैंग ओनली, आप मरेंगे नहीं, आप हैंग करेंगे। पर इसके बावजूद भी एक्सीडेंट्स होते हैं और अच्छे अच्छे माउंटेनियर्स के भी एक्सीडेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट केवल नौसिखियों के साथ होते हैं, तो एक्सीडेंट अच्छे लोगों के बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही ट्रेंड, बहुत ही एक्सपीरियंस माउंटेनियर्स के साथ भी एक्सीडेंट होते हैं। तो रिस्क है, पर उस रिस्क में एक एंजॉयमेंट भी है, एक रिक्रिएशन है, एक नई तरह की अनुभूति भी है। जो चीज़ आप नहीं छूते हैं, जो नहीं देखते हैं, जिन्हें आप किताबों में देखते हैं, पन्नों में देखते हैं, पढ़ते हैं, या डॉक्यूमेंट्रीज या फिल्म या फोटोग्राफ्स में, उसको आप खुद ब खुद अपने नंगी आंखों से देखते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। तो दोनों चीज़ें साथ चलती है, आनंद भी है और रिस्क भी है, दोनों चीज़ें साथ है। जी मैम, हमने सुना है चढ़ाई के दौरान ना तो डेड बॉडीज भी रहती हैं, देखने को मिलती हैं, तो क्या उनको पार करके आगे बढ़ना पड़ता है? ये ज़्यादातर एवरेस्ट अभियान में ही सुनने में आता है कि वहाँ डेड बॉडी, क्योंकि जो हमारे ऐसे एक्सपीडिशंस होते हैं उसमें तो हम लोग रिकवर कर ही लेते हैं डेड बॉडीज को। अब जैसे कोई एवलांच में आ गया, कोई बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि हम उसे रिकवर ही ना कर पाए, वो अलग बात है। अदरवाइज डेड बॉडीज को हम लोग छोड़ते नहीं हैं कि भाई उसको छोड़ दिया, या हमने सुना कि वो मर गए तो हमने उनको वहाँ छोड़ दिया, ऐसा करते नहीं है। पर हाँ कभी कभी ऐसे इंस्टेंसेस भी होते हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं भी होती हैं कि जिनमें रिट्रीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें मैं एवरेस्ट में कई बार सुनती हूँ, कई बार पढ़ती हूँ कि बगल में डेड बॉडी देखी, बॉडी का कैमरा किसी का पड़ा है, किसी का पैर दिखाई दिया, किसी का कुछ दिखाई दिया, तो ऐसा भी होता है। पर अमूमन अगर मान लीजिए इस साल एक्सीडेंट हुआ है, जैसे इंडियन हिमालयस की बात करें, तो लोग कोशिश करते हैं नेक्स्ट सीजन में जाके रिट्रीव करें बॉडी को, निकाल लें बॉडी को, क्योंकि हम मानते हैं कि उसका दाह संस्कार कर लेना चाहिए। तो मैंने अक्सर देखा है कि
परिवार वाले भी इंसिस्ट करते हैं, और फिर जो हमारे इसमें इंस्टीट्यूट्स हैं ये सारे भी मदद करते हैं कि उनकी बॉडी को रिट्रीव कर लिया जाए और उसके बाद उनका संस्कार हो जाए, तो किया जाता है। पर हाँ, ऐसे जैसे अब एवरेस्ट में तो इतना एक्सपीडिशन जाता रहता है, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, कोई छूट जाते हैं, कोई डेड बॉडी निकल आती है, तो जब ऐसे छूट जाते हैं तो फिर कभी कभार जो एक्सपीडिशन में जा रहे होते हैं उनको दिखती हैं, तो उनका सामना होता है उनसे, और देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जी 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 मैम, हमने कई माउंटेनियर्स से सुना है कि उनको ना ड्यूरिंग एक्सपीडिशन काफ़ी डेथ एक्सपीरियंसेस का सामना करना पड़ता है, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कभी? हाँ, मैं जब नंदा देवी में थी कैंप 3 से कैंप 4 के लिए लोड फेरी करना था। मैंने कहा ना, हम लोगों के ज़माने की एक्सपीडिशन दूसरी होती थी जिसमें सब कुछ खुद ही करना होता था। तो जैसे कैंप 4 स्टैब्लिश हुआ तो उस दिन मुझे याद है कि मैं लेडी माउंटेनर्स में आई वाज द ओनली वन हु वाज गोइंग फॉर द लोड फेरी। मेरे आगे कुछ शर्पास गए और फिर मैं चल रही थी, तो चलते चलते फिक्स रोप होता है ना कि उसका एक एंकर करा, रस्सी जब हम फिक्स करते हैं तो एक जगह में एंकर करते हैं, कील जैसा ठोक लेते हैं और उसमें कैराबिनर फिट करके रस्सी को डाल देते हैं, तो वो रस्सी यहाँ पर अटक जाती है। फिर फर्दर कुछ 40 मीटर में 20 मीटर में जहाँ पे ठीक दिखता है फिर वहाँ पे उसको एंकर कर देते हैं और फिर ऐसे फर्दर करते जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि भाई जो ये तो करते हैं जो बहुत ही एक्सपर्ट लोग होते हैं एक्सपीडिशन के, वो लोग वो रोप फिक्स करते हैं, रूट ओपन करके रोप फिक्स कर देते हैं। अब जैसे फेरी करना होता है तो फेरी करने वाले उसको उसी रोप को पकड़ के आगे जाते हैं। तो हम लोगों के पास एक जुमार एक इक्विपमेंट होता है माउंटेनियरिंग का, तो जैसे अब ये एंकर आ गया तो हमें उसको आगे वाले में जाना है, नीचे से तो हम उससे चल के आ गए, तो हम यहाँ पे उस पर अपने को रख करके और फिर हम आगे उसको निकाल करके जुमार को आगे वाले पार्ट में ले जाते हैं। तो ऐसे चल रही थी मैं भी, तो चलते चलते सडनली मुझे लगा मेरा हाथ छूट गया और ये ठीक है, ये इधर से निकलता नहीं है, क्या ये कहना चाहिए जुमार, पर मैं उल्टी हो गई। तो मुझे लगा मैं सीधी कैसे हूँ, क्योंकि मैं लोड फेरी कर रही थी तो मेरे पीछे सामान भी था। तो मुझे लगा अगर मैं ऐसे ही, मेरे साथ के जो लोग हैं वो तो चले गए शर्पास, वो तो तेज होते ही हैं। अब वो जब मैंने कहा वो लोड डाल के आएंगे फिर वो वापस आएंगे शाम तक, तो मैं तो लटकी लटकी मर जाऊंगी, तो फिर क्या होगा। तो मुझे लगा क्योंकि जब आपके पीठ में सामान है तो आप वेट पड़ता है तो आप पीछे को गिरते हैं, ऐसे उल्टा लटक गई। तो फिर हम मतलब ट्रेनिंग के दौरान हम लोग को ये भी सिखाया जाता है कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस में आपको सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट आपके अंदर होनी चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको सर्वाइव करना है, आपको बचना है, आपको इससे इस प्रॉब्लम को निगोशिएट करना है और आगे बढ़ना है। फिर मैंने धीरे धीरे अपने को सीधा करने का बहुत कोशिश किया, रोप पकड़ के सहारा लिया, फिर अपने को सीधा, तो करते करते जितना लंबा मेरा वो था रस्सी उससे आ करके मैंने किसी तरह से अपने को सीधा किया। एंड उससे पहले, सीधा होने से पहले मुझे था कि श्योर मैं मर जाऊंगी, क्योंकि वो लोग तो देर से आएंगे, शर्पा हैं, वो लोग गए हैं कैंप में, बैठेंगे, आराम करेंगे, सामान को डालेंगे, फिर उसके बाद शाम तक लौटेंगे, तो इतनी देर तक तो लटके लटके मेरे तो प्राण निकल जाएंगे, और नीचे से कोई आ नहीं रहा जो मुझे देखेगा और मुझे सीधा करेगा। तो उसके बाद जब मैं सीधी हो गई तो मुझे रोना भी आया और मुझे खुशी भी हुई कि मैं ठीक, मतलब अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा, अब मैं बच गई हूँ। तो जैसे मैं ऊपर पहुँची कैंप 4 में, मेरे हाथ वाथ ठंडे हो गए थे। फिर वहाँ जो थे रूट ओपनर्स एंड शर्पास, उन्होंने हाथ वाथ मल के मेरे ठंडे जो हो गए थे उसको ठीक ठाक किया, मेरे सामान को उतारा, हॉट ड्रिंक वगैरह दिया। तो रोना भी आया, पर पहले तो बहुत लो पड़ी कि भाई आज तो मैं मरने वाली थी। तो मैंने कहा मरी नहीं, तुम तो जिंदी हो यहाँ पे, तो तुम्हें खुश होना चाहिए, हंसना चाहिए, तुम्हें रोना नहीं चाहिए कि तुम मर गई थी, वो पास्ट हो गया कि मर जाती है, अब तो तुम ठीक हो, तो पियो ये कॉफ़ी पियो और
अपने को ठीक ठाक रिकवर करो। तो धीरे धीरे हाथ वाथ गर्म किए, कॉफ़ी पिया और लगा कि हाँ कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है वो जो सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट अपनी बनी रहनी चाहिए, उसकी जो बात कही जाती है हम लोग को ट्रेनिंग के दौरान, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें जीना है और उसके लिए संघर्ष करना है और कोशिश करते हैं तो ठीक भी हो जाती है सिचुएशन। जी मैम। हाँ मैम अब तक कितने पहाड़ चढ़ चुके हैं आप? मेरा माउंटेनियरिंग का करियर बहुत छोटा रहा है। 78 में मैंने बेसिक कोर्स किया था और 84 में मैंने सीरियस माउंटेनियरिंग छोड़ दी थी। कैन इमेजिन, वेरी स्मॉल कहना चाहिए ड्यूरेशन में मैंने किया। मैंने 5-6 पहाड़ चढ़े, 1-2 ऐसी एक्सपीडिशन थी जैसे माना, उसमें किसी ने भी क्लाइंब नहीं किया था, वो वेदर भी ख़राब हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गए। तो और 7वां या 8वां मेरा एवरेस्ट था। बस उसके बाद एवरेस्ट में ही मैंने सोचा कि अब कुछ और करना चाहिए। अच्छा। मैंने एडमिन हिलरी का काम देखा, दैट इंस्पायर्ड मी फॉर डूइंग सम वर्क इन गंगोत्री एरिया। इस तरह से भोजपत्र के बारे में सोचा। हाँ मैम, इसी के बारे में थोड़ा बताइए ना, गंगोत्री में जो ये भोजपत्र प्लांटेशन है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। यही मैं कह रही हूँ ना कि 84 में मुझे लगा कि ठीक है, इतना माउंटेनियरिंग कर लिया, पर ये एडमंड हिलरी नाम का जो व्यक्ति था, इसने क्लाइंब किया और क्लाइंब करने के बाद उसने इतना सारा काम किया इस एरिया में, सोलुखुम्बु डिस्ट्रिक्ट में, नेपाल में। उसने वहाँ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, सागरमाथा नेशनल पार्क की बात कही और कंजर्वेशन की बात कही। उसने वहाँ बच्चों के लिए स्कूल्स खोले और हॉस्पिटल्स खोले, क्योंकि उस समय में तो वहाँ बहुत हालत बहुत कमज़ोर थी, लोगों के पास शिक्षा के लिए स्कूल्स नहीं थे, हॉस्पिटल्स नहीं थे। और वो चूँकि न्यूजीलैंड से आए थे और उनके पास सामर्थ्य था, साधन था, तो उन्होंने सारे काम उठाए और कर दिए। उनको फंडिंग मिला या जो भी हुआ, बट वहाँ उन्होंने किया। वो दिखाई देते हैं, आज भी दिखते हैं कि वहाँ उन्होंने वहाँ पर काम किया और उन बच्चों के एजुकेशन और हेल्थ के लिए उन्होंने बहुत काम किया। तो मुझे लगा हमारे गंगोत्री एरिया, जहाँ मैंने ट्रेनिंग ली है, आई डिड माई बेसिक कोर्स इन 1978 और मेरा ट्रेनिंग एरिया गंगोत्री था। तो मुझे लगा इस ट्रेनिंग एरिया में भी तो वहाँ पे क्या होता है कि गौमुख तक जाने के लिए, गंगोत्री एंड गौमुख, क्योंकि गंगोत्री हमारे 4 धाम में से एक है, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो लोग वहाँ आते हैं। फिर चूँकि लोगों को ये है कि गंगोत्री, गंगा जो है उतरी है, कुछ लोग ये कहते हैं कि गंगोत्री में ही उतरी थी गंगा जी। उतरी मीन्स ग्लेशियर से वो मेल्ट हुई, तो वो यहीं से शुरू हुई। और कुछ ये मानते हैं कि वो धीरे 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 रिसेशन ग्लेशियर घटता गया, सिकुड़ता गया, पिघलता गया और पीछे चला गया। तो अभी जो सिचुएशन है जिसे हम गौमुख कहते हैं, वो 18 किलोमीटर्स पे है। तो अब 18 किलोमीटर्स में है, तो लोगों को क्रेज तो है कि वहाँ तक जाना है। तो इस तीर्थयात्री जाते हैं, कांवड़ जाते हैं, ट्रैकर्स जाते हैं, माउंटेनियर्स जाते हैं, क्योंकि गंगोत्री एरिया में बहुत सारे पीक्स हैं, 6000 मीटर्स के, 6000 प्लस के बहुत सारे पीक्स हैं। वो भी बड़ा अट्रैक्शन है, बड़ा चार्म है लोगों के लिए कि भाई क्लाइंब करने के लिए। तो इतने सारे लोग जब वहाँ आते हैं, तो उस ज़माने में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था कि वहाँ पे पेड़ ना काटे जाएं और कूड़ा कचरा ना फैलाया जाए। मतलब इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में उस इलाके में कोई अवधारणा जैसी नहीं थी और कोई कुछ ऐसा नहीं कर रहा था। तो हमें लगा कि अगर इसी तरह से हम इकोलॉजी को यहाँ डिस्टर्ब करते रहेंगे, एनवायरनमेंट को हम यहाँ डिस्टर्ब करते रहेंगे, होने देंगे, क्योंकि लोग जो थे, वो जुनिपर की झाड़ी होती है, वो छोटा सा बुश होता है, उसमें बहुत जुनिपर ऑयल निकलता है। और जब लोगों को लकड़ी नहीं मिलती है, तो वहाँ स्थानीय लोग जो कि इन तीर्थयात्रियों के लिए, टूरिस्ट के लिए, पिलग्रिम्स के लिए, माउंटेनर्स के लिए, ट्रेकर्स के लिए भोजन, पानी इत्यादि की व्यवस्था करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको थोड़ा सा मिट्टी तेल डाल करके उसमें आग डाल देते हैं, तो वो उसका जुनिपर ऑयल ही निकलता है, उसके साथ वो जल जाता है, ग्रीन बुश ही जल जाती है। तो जब वो जल जाती है तो फिर धीरे धीरे सूख जाती है। तो अगर आपने इस बार बड़े बड़े पैचेस जला दिए, तो नेक्स्ट ईयर आपको उसमें लकड़ी मिल जाती है। तो स्थानीय लोग वहाँ पर इस तरह से लकड़ी इकट्ठा करते थे। भोज के पेड़ थे वहाँ पे, भोज बासा नाम की जगह है, इसका मतलब कि वहाँ भोज के पेड़ हैं।
देयर इज़ अ प्लेस नोन एज चीड़बासा, वहाँ चीड़ के पेड़ हैं। तो वो चीड़ थोड़ा ऑल्टीट्यूड का है, इसलिए वो ज़्यादा नीडल्स वाला है। वो कहलाता है, कहना चाहिए ब्लू पाइन। नीचे का पाइन पाइन है, ऊपर का पाइन ब्लू पाइन है, क्योंकि उसका कलर भी थोड़ा डार्क है और उसमें नंबर ऑफ नीडल्स जो हैं उसके गुच्छे में बहुत ज़्यादा होती हैं अपेक्षाकृत जो नीचे का है। तो चिरबासा फिर भी रीजनरेशन के लिए फिर भी अनुकूल है, किंतु भोजबासा काफ़ी ऊंचाई में हो गया और भोज के पेड़ ही वहाँ पर अधिकांशतः होते हैं। और जब वो काट दिए गए लकड़ी के लिए, फॉडर के लिए, क्योंकि एक ज़माना था जब लाल बाबा के आश्रम में गायों का दूध मिलता था, तो 40-50 गाय जो थी सीजन में वहाँ पहुँचाई जाती थी गांव वालों की, ताकि उससे वो स्थानीय जो टूरिस्ट आता है, पिलग्रिम आता है, उसको दूध दे, चाय दे सके। तो उनके लिए कहा चारा पत्ती कहाँ होती थी, फिर वो भोज के पत्तियों को काट करके और वो ग्रीजिंग करके, तो नया बीज अगर कोई जन्म भी ले रहा है तो वो गाय, घोड़े, खच्चर के पैर से, घोड़े खच्चर किस लिए आते थे, क्योंकि कुछ यात्री ऐसे थे जो पैदल नहीं चल सकते, तो वो घोड़े खच्चरों में बैठ के आते। तो घोड़े खच्चर में जब यात्री आते हैं तो वो घोड़ों को शाम को खुला छोड़ देते हैं, कौन घोड़े वाले, तो वो भी चरते हैं, चुगते हैं, उनके जो हूव्स होते हैं पैर नीचे के वो बहुत हार्ड होते हैं, तो वो सब न्यू सीडलिंग्स को तो ख़त्म कर देते हैं। तो ना तो बड़े वाले रह जाते हैं ना नए वाले होते हैं, तो धीरे 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 भोजपासा जो था वो भोज के पेड़ों से ख़त्म हो गया। तो फिर हमको लगा कि ऐसे ही चलता रहा तो ये तो भोज पूरा नष्ट हो जाएगा। एंड स्पेशली द एरिया वेयर द पीपल आर विजिटिंग, भाई अगर आप नदी के उस पार जाइए भागीरथी के, तो वहाँ डेंस फॉरेस्ट है, आज भी है, पर जहाँ आदमी जाने लगा वहाँ फॉरेस्ट डिसअपेयर होने लगा। तो यहाँ से हमको लगा, बिकॉज जो इसका प्रेरणा भी नहीं कहना चाहिए, एडमंड हिलरी ने किया है काम, उसको देखा और उसको प्रेरणा के उसमें हमने सोचा कि हम भी यहाँ पर भोज का जंगल लगाएंगे। अच्छा। तो वो एक तो वहाँ देखा था, दूसरा यहाँ की ज़रूरत को महसूस किया कि यहाँ ज़रूरत है, अगर हम नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल दिस एरिया विल बी डिवॉइड ऑफ द भोजपत्र, तो नाम बेकार हो जाएगा, भोजबसा, नो भोज ट्रीज। तो इसलिए लगा कि नहीं, भोज के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जी जी, तो माउंटेनियरिंग ने ही मोटिवेट किया भोजपत्र के कंजर्वेशन के लिए। जी मैम, जी मैम। हाँ मैम, बीते कुछ सालों से ना उत्तराखंड में ये नेचुरल कैलेमिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगी मैम इस पर, क्या रीजंस हो सकते हैं? देखिए, मैं बहुत बड़ी वैज्ञानिक तो नहीं हूँ, पर जैसा मैंने पहाड़ों में जाते जाते महसूस किया है, जितना मैंने देखा है, मुझे लगता है कि हम लोग पेड़ों के, मतलब कुदरत के प्रति, जो प्रकृति है उसके प्रति सेंसिटिव नहीं है। मतलब हम इतने गैर जिम्मेदार हमारा व्यवहार है, जो टूरिस्ट जा रहा है हम उसके लिए भी लकड़ी ईंधन के लिए काट रहे हैं, हमारे जानवर के लिए भी हम चारा पत्ती काट रहे हैं, हमारा जो कांवड़ जा रहा है उसको वॉकिंग स्टिक चाहिए, वो उसके लिए भी भोज का पेड़ काट रहा है। तो जब हमारी ऐसी मनोवृत्ति है, ऐसे हमारी हैबिट्स हैं, ऐसे हमारा जीने का तरीका है, तो हम प्रकृति के साथ जब इतना खिलवाड़ करते हैं, इसका एंड रिजल्ट खराब होगा। फिर हमको इतनी चौड़ी सड़क क्यों चाहिए? अभी मैं जून के महीने में यूरोप में मैं काफ़ी कंट्रीज़ को घूमा, मैंने स्विट्जरलैंड भी देखा, मैंने तमाम हॉलैंड देखा, ऑस्ट्रिया देखा, कहीं नहीं ऊपर जहाँ पहाड़ी इलाके वहाँ इतनी चौड़ी सड़कें नहीं हैं, जबकि उनके सॉलिड माउंटेन्स हैं। अगर वो एक बार काट भी देंगे तो उनके लैंडस्लाइड ऐसा नहीं होगा, पर हमारा तो हिमालय अभी बच्चा है उम्र की अवस्था के हिसाब से, स्टेबलाइज तो हुआ ही नहीं है। हम उसमें इतना सड़क चौड़ा कर रहे हैं, हम वहाँ टनलिंग करना चाहते हैं, हम वहाँ रेल भी भेजना चाहते हैं, हम वहाँ सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी बनाना चाहते हैं, जब हम ही इतना डिस्टर्ब करेंगे। और देखिए, जो रोड बनाने का, जहाँ तक मैंने सुना है कि आप जितना डेब्री निकलता है आप उसको कहीं जाकर के सेटल करिए, पर होता क्या है, डेब्री को आप जो एजेंसी है जो काम करती है वो सारा नीचे फेंकती है। तो जब इस तरह से हम फेंक रहे हैं तो क्या होगा? तो मुझे लगता है कि ये ह्यूमन इंड्यूस्ड ज़्यादा है, हमारे द्वारा किया गया कार्य ऐसे हैं जिसने ये सारी चीज़ों को
ये सारी कैलमिटीज़ को पैदा किया है। हम्म। अब धराली का ही एग्जाम्पल ले हाँ लीजिए, जी मैम, बहुत दुखद घटना है। कितनी दुखद घटना है, हम्म, इतने लोग की डेथ हो गई। जी मैम। पर मेरे को साथ साथ में ये भी तो लगता है कि हम्म, वो एकदम फ्लड जोन पे बसा हुआ है, हम्म। तो क्यों हमारी सरकार के हम्म, तंत्र में उनको ये सब बनाने की अनुमति दी गई। अब मान लीजिए मेरी लैंड यहाँ पर हम्म, है और दिस इज वेरी मच इन द फ्लड प्रोन एरिया, तो मुझे उठा करके उतना बड़ा लैंड कहीं और दे दो ना। भाई इतने लोगों का नुकसान होने से अच्छा अगर आप कहीं फॉरेस्ट का उसको आपको जो डीरेगुलेट करना पड़ता है या जो उसको वन नीति में वो करना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है, चेंजेस करना पड़ता है, आप कहीं ऐसी जगह में दे दीजिए जहाँ पर कि इस तरह की फ्लड आने का या ऐसे चीज़ होने का संभावना नहीं है। वो तो साफ देख रहे हैं हम, वो जो शीर गंगा है वो गंगा के उसके, और 18 समवेयर 30s में वहाँ फ्लड आया था। वहाँ उस समय भी ऐसा ही हुआ था। वो जो मंदिर जिसको इन्होंने निकाला, कल्प केदार कहते थे, इन्होंने खोद के ही निकाला था क्योंकि उस समय वो डूब गया था। और मेरे पास एक ऐसा फोटो है, सैमुअल ब्राउन नाम का एक व्यक्ति यहाँ आया था, 1856 का है, उसके पास 3 मंदिर का फोटो है। यानी उस जमाने में 3 मंदिर वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। पर लेटर ऑन जब हमने देखा कि एक ही मंदिर को लोगों ने खोद के निकाला है, तो यानी फ्लड तो आता ही है वहाँ पर, और फिर भी हम वहाँ पे निर्माण करेंगे तो क्या होगा। फिर इतना कंजस्टेड हो गया था वो एक पर्टिकुलर छोटे से जगह में। देखिए सेकंड से 1 मिनट नहीं लगाया उसने और सारा वॉश आउट हो गया। तो मुझे लगता है कि कहीं हमें भी, अब आप याद कीजिए पहाड़ में अगर आप कभी गई हो, आपने देखा होगा पुराने लोग कितने ऊंचाई ऊंचाई पे घर थे। वो लोग मतलब उस समय हमको नहीं लगता था, जब हम छोटे थे हमको भी लगता था इतना दूर इतना ऊंचा पे क्यों घर बना, बट दे वर सो फार साइटेड कि उन्होंने ये देखा कि जहाँ पे फ्लड आने की जगह है, जहाँ लैंडस्लाइड का जोन है, उन्होंने उसको छोड़ करके घरों को बनाया था। और वो घर रहे हैं 300-300 400 साल पुराने घर भी रहे हैं। और अब जो है वो थोड़े से टाइम में ही इतने बड़े फ्लड आते हैं, सारे के सारे वॉश आउट हो जाते हैं। मैं टीवी में देख रही थी कि वो कह रहा है मेरा 3 मंजिल या 4 मंजिल का था, वो उसके छत पे खड़ा है और उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। तो सोचिए कितना मलबा आ गया है, कितना मलबा आ गया। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने व्यवहार में भी कहीं संयम बरतना होगा, और सरकारी तंत्र को भी ये देखना बहुत ज़रूरी है। इंतजार नहीं करना चाहिए कि जब कोई बड़ी कैलामिटी हो जाए उसके बाद, क्योंकि अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में मैं उस दिन टीवी में सुन रही थी कि वो कब से 2013 से हो रहा है, वो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो क्यों हमारे, जब हम जान रहे हैं कि हमारा पहाड़ जो है इतने सेंसिटिव जोन में है, फिर भी हमारी लापरवाही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ना सरकार की तरफ से होना चाहिए, ना स्थानीय लोगों को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सड़क के पास ही हमारा घर हो। अगर ये सड़क के पास का लालच ना करते तो शायद ये लोग यहाँ नहीं होते, और ना होते तो, क्योंकि बगीचे तो सबके दूर दूर हैं। क्योंकि मैं तो बहुत जाती थी ना धराली, मैं गंगोत्री गौमुख तो साल में कम से कम 10-10 15-15 बार जाती थी, क्योंकि मेरा काम था वहाँ पर। तो मैं धराली भी रुकती थी, मुखबा जाती थी, हर्षिल जाती थी, देखा मैंने। तो सबके बगीचे बहुत बड़े बड़े हैं, दूर दूर हैं, पर वही है सबने पता नहीं सड़क की सुविधा को देख करके वहीं पे सब बनाया। तो हम लोगों को बहुत सोचने की ज़रूरत है, हम जो पहाड़ वाले हैं और हमारी जो सरकारें हैं उनको भी सोचने की ज़रूरत है कि भाई कैलामिटी होने का इंतजार क्यों होता है, और होने के बाद भी कुछ नहीं होता। 2013 के बाद हमने क्या प्रिकॉशन लिए, कुछ भी तो नहीं लिया। तो ऐसा ही तो होगा। तो ये सारी चीज़ें करने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल जी मैम। मैम ये तो हो गई हमारे ना आपके कार्य के बारे में हमने डिस्कस किया। ये मेरे पर्सनली मैं जानना चाहती हूँ, डॉक्टर हर्षवंती मैम जो एक बहुत ही फेमस एजुकेशनिस्ट हैं, जिन्होंने माउंटेनियरिंग की है, बहुत अच्छा आप इन्वायरमेंट के लिए काम कर रही हैं। बचपन में हर्षवंती मैम कैसी थी, कौन उनका रोल मॉडल था, क्या वो बनना चाहती थी? थोड़ा सा उन सपनों के बारे में बताइए मैम। जैसे सब बच्चे होते हैं वैसी थी। आई वाज़न्ट एक्सेप्शनल कि मैं कोई एक्सेप्शनल थी, ऐसा कुछ नहीं थी। हम 3 बहनें लगभग, हम वैसे 4 बहनें और 3 भाई थे, पर जो बड़ी बहन थी वो थोड़ी बड़ी थी, तो हम 3 बहनें आपस में हम तीनों खेलते रहते थे, उधम करते थे, सारी शैतानियाँ करते थे, जैसे सब बच्चे करते वैसे हम भी करते थे, ऐसा कुछ नहीं था। पर हाँ मुझे अगर पॉलिटिकल लीडर्स में देखे तो मुझे इंदिरा गांधी जी बहुत प्रिय थी उस ज़माने में। जब मैं पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि
एक लौ स्त्री हैं वो, मतलब वो आयरन लेडी। आपके रोल मॉडल, मतलब शी वाज उनको माय देख के रोल था। मॉडल। ओके। हाँ, फिर हाँ, वन ऑफ माय टीचर्स इन द स्कूल, अब आई डोंट नो वेयर इज शी, पद्मा मिश्रा, शी वाज वेरी गुड टीचर। क्योंकि मेरे पिताजी जब रिटायर होके आ गए कोटद्वार, तो फिर GGIC वाज द ओनली स्कूल वेयर द गर्ल्स वर गोइंग टू द फॉर एजुकेशन। तो हम भी 3-4 महीने वहाँ गए। तो वहाँ पे एक टीचर थी, वो बहुत बहुत उन्होंने, पता नहीं मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी, और उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा होता था। और मुझे लगता था कि सारे टीचर्स ऐसे हों तो कितना अच्छा हो। तो सामान्य हम लोग भी पिकनिक जाना, शैतानियाँ करना, काम भी करते थे घर में, ऐसा भी नहीं था। हालांकि जब पिताजी रिटायर हुए तो वी हैड 2-3 सर्वेंट्स इन द हाउस, एक लेडी और कुक वाज देयर। तो धीरे 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 हमने देखा सब इधर उधर हो गया, एंड फाइनली हमने सब काम करना सीखा। सारे काम करने आते थे हमको। मतलब माँ ने हमको यही कहा कि बेटा सब सीखो, काम करके जाओगे तो कहीं ज़िंदगी में अगर करना पड़ेगा और तुमको नहीं आएगा तो तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगा, पर अगर तुमको आएगा तो तुम फेल कहीं नहीं होगे। तो मुझे लगता है कि मतलब कितने अच्छे ढंग से उन्होंने हमको सिखाया, कोई फोर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट ऑलवेज ही यूज्ड टू से कि देखो काम सीखो, काम करना आना चाहिए, काम करना आएगा तो तुम जिंदगी में फेलियर को नहीं देखोगे, पढ़ाई भी करो, सब कुछ करो, पर काम भी करो। तो अच्छा, और स्पिरिचुअली भी मुझे चाइल्डहुड में नहीं, बट लेटर ऑन मुझे लगता था कि कैसे कंसंट्रेट करते हैं, कैसे मेडिटेट करते हैं। हालांकि मैं अभी भी कोशिश करती हूँ, एंड आई एम नॉट अ वेरी सक्सेसफुल मेडिटेटर, कहना चाहिए मेडिटेशन डूअर, पर फिर भी मुझे लगता है कि ये आना चाहिए, ये मुझे करना चाहिए लाइफ में, ये भी अनुभूति होनी चाहिए। तो स्वामी राम जो जेरी खाल साइड के होते थे, जिन्होंने ये जॉली ग्रांट हॉस्पिटल बनाया है, तो मैं शायद BA में पढ़ रही थी, हमारे कॉलेज में आए थे। एक लंबी चौड़ी पर्सनालिटी, मुझे आज भी याद है, मेरे कहते हैं ना इमेज ऑन माई माइंड, स्टिल इट इज़ देयर। वो थोड़े लंबे से बाल थे उनके, और सिल्क का कुर्ता पहना था, और धोती पहनी भी थी, शॉल डली भी थी। उन्होंने बहुत अच्छा लेक्चर दिया था। वो US जा चुके थे, वो आए थे, तो और उन्होंने अपनी बहुत सारी एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया था। तो दैट इंस्पायर्ड मी कि हमें भी ऐसी चीज़ों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा लेक्चर दिया था। और देखिए वो इतने बड़े आदमी थे, और हमारे कॉलेज में उस समय परमानेंट बिल्डिंग भी नहीं था। एक मेरे ख्याल से जूनियर हाई स्कूल के बिल्डिंग में डिग्री कॉलेज चल रहा था, और एक हम लोगों के पास वही लकड़ी के टेबल्स और लकड़ी के चेयर होते थे सिंपली, एंड एक ब्लैक बोर्ड होता था। उस रूम में आके उन्होंने लेक्चर दिया था। तो वो भी इतने बड़े होकर उस कमरे में आके उन्होंने लेक्चर दिया, और हमारे मन में भी उन्होंने बहुत बड़ा इम्प्रेशन छोड़ा कि देखो ये कहाँ से निकल करके कितने दूर तक गए हैं। तो उनका प्रभाव भी पड़ा। और मुझे लेखन के लिए, हमारी एक टीचर होती थी हिंदी की, उन्होंने बहुत वो चाहती थी कि हम अच्छा लिखें, तो उन्होंने भी बहुत मतलब वो मोटिवेशनल थी हमारे लिए। और माँ पिताजी तो हमारे थे, जिन्होंने हमसे कहा कि सब काम सीखो। और सही बात है, उस ज़माने में जबकि सब सर्वेंट्स होते थे, सब कुछ होते थे, और वो हमसे एक बार 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 कहती थी मेरी माँ, अगर हम लोग कभी उनके सर्वेंट्स को कुछ कह देते थे, कहते थे मत कहा करो, हमारे ज़माने में तो ये मिल भी रहे ना, तुम्हारे ज़माने में तुम पैसा भी दोगे तुमको नहीं मिलेंगे। तो आज जब हमारे काम करने वाली जो मेड वगैरह टैंट्रम्स थ्रो करते हैं ना, तो मुझे बहुत याद आती है कि देखो कितना अच्छा, कितना सही कहा था उन्होंने, तुम लोग हाथ भी जोड़ोगे और पैसे भी दोगे, तुमको तब भी काम करने वाले नहीं मिलेंगे। हमारे ज़माने में जो लोग हैं उनको उनके साथ अच्छा बिहेव कर। जी मैम। तो बताइए, उस ज़माने में उन्होंने हमको बता दिया था तुम्हारा ज़माना ऐसा आएगा। तो इन्होंने बहुत माँ हमारी कभी डांटती नहीं थी, कुछ नहीं, पर साइलेंटली उनका इम्प्रेशन मेरे को बहुत मिला कि हमें अपना काम करना चाहिए, सब काम सीखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें। मैम, आजकल की जनरेशन को आप क्या सीख देना चाहेंगी? हाँ, जिस तरीके से हमारा बर्ताव है, मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड ना, तो क्या कहना चाहेंगे हमारी जो आजकल की जो जनरेशन है यहाँ? हाँ, आजकल की जनरेशन जो हमारी है ना, क्योंकि मैं देख रही हूँ
सबके पास नहीं तो पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जल्दी पैसा भी आ जा रहा है, माँ बाप भी दे रहे हैं। हमारे ज़माने में मुझे याद है हमारे को टिफ़िन बॉक्स ज़रूर मिलता था पर हमको पैसे नहीं मिलते थे। पर आजकल के बच्चों के पास तो बहुत पैसे होते हैं, तो वो फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब खाना पीना और थ्रो अवे मेंटालिटी, कहीं भी खाओ फेंक दो, गाड़ी से फेंक दो, कहीं से फेंक दो, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमको इसी दुनिया में, इसी पृथ्वी पर रहना है। इस मदर अर्थ की अगर हम रेस्पेक्ट नहीं करेंगे वो हमारी नहीं करेगी। वो अगर हमें अपनी ज़िंदगी इसमें चाहिए और बहुत सामान्य चाहिए, बहुत अच्छी भी नहीं तो सामान्य चाहिए, हमें उसका रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। उसका रिस्पेक्ट करो और एक जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है हो गया ना हमारा, उसको थोड़ा कम करो, उसका सम्मान करो, साथ वाले का सम्मान करो, एक दूसरे को बुली मत करो, है ना, पढ़ाई करो, मेहनत करो। इजी वे में कोई चीज़ हासिल करने का जो एक फैशन सा हो गया ना, वो बहुत अच्छा नहीं, वो लॉन्ग रन में उनके लिए कामयाबी नहीं देगा। जितना मेहनत करके अगर आप कोई चीज़ अर्जित करते हो उसमें आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको डिगा नहीं सकता। पर आप जो शॉर्टकट से जो ले लेना चाहते हो वो बहुत लास्टिंग नहीं होता है। और अगर ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, कुछ बनना है, कुछ प्राप्त करना है तो हार्ड वर्क ही पे करता है। और शॉर्टकट्स आपको थोड़ा दूर तो ले जाएंगे पर आप बहुत लंबे समय तक सरवाइव करना है, आगे बढ़ना है, आपको मेहनत करना चाहिए, साथियों का भी सम्मान करना चाहिए, पेरेंट्स के प्रति भी सम्मान होना चाहिए। और एक बहुत हमारे पास पैसा है, हम चीज़ खरीद सकते हैं, हम पा सकते हैं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। एक टाइम ऐसा आएगा जब जेब में लोगों के पास पैसा होगा, चीज़ें नहीं होंगी। वो दिन मत लाओ, उस दिन को मत आने दो। हर चीज़ का सम्मान करो, प्रकृति है, इंसान है, जानवर है। देखिए वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी फिलॉसफी है वो ऐसे ही नहीं है कि भाई सबका अस्तित्व होना चाहिए, है ना, को एग्जिस्टेंस सबका है होना चाहिए, तभी एक बैलेंस बना रहेगा। और अगर हम उस बैलेंस को बिगाड़ देंगे किसी गुरूर में आके कि मेरे पिता तो सो एंड सो है तो मैं तो कुछ भी खरीद सकता हूँ या खरीद सकती हूँ या कुछ भी ग्रैब कर सकते हो, पा सकते हैं, ये नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि समय बहुत जिस हिसाब से खराब आ रहा है, आपके पास पैसा होगा पर आपके पास सरवाइव करने के लिए चीज़ें नहीं होंगी अगर हम इसी तरह से जाएंगे। एक दूसरे का सम्मान करो, मेहनत करो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, नो ऑल्टरनेटिव हार्ड वर्क। इफ़ यू आर रियली डूइंग हार्ड वर्क तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आप काम नहीं करते हैं, शॉर्टकट करते हैं, तो उसमें आप थोड़ी देर तो सर्वाइव कर सकते हैं पर आगे जा कर के आपको दिक्कतें ज़रूर आएंगी। मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू मैम। हाँ, एक छोटा सा आपने अभी कहा कि आपको लेखन का बहुत शौक रहा है मैम। मैम किस प्रकार के विषयों को आपने कवर किया है, थोड़ा इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। देखिए बाद में तो मैंने पीएचडी किया, पीएचडी के बाद किताबें लिखी, है ना, अपना पहले पीएचडी छापा, फिर उसके बाद मैंने टूरिज्म पे वो टूरिज्म गढ़वाल हिमालय विद स्पेशल रेफरेंस टू उत्तरकाशी एंड चमोली डिस्ट्रिक्ट आया। फिर उसके बाद हमने इस पे काम किया, एक सेमिनार, इंटरनेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था उत्तरकाशी में, उसकी प्रोसीडिंग्स को एडिट किया। फिर हमने एक डोईवाला में, आई वाज द प्रिंसिपल देयर डोईवाला में, तो वहाँ पर भी सेमिनार किया उसको भी। और जो मेरा भोजपत्र का वनीकरण हुआ है, क्योंकि हमने चिड़बासा में नर्सरी बनाई, भोजबासा में भोजपत्र, जब वो पौधे तैयार हो गए, क्योंकि भोजपत्र के पौधे कहीं अवेलेबल नहीं थे, हमने सोचा ज़रूर था कि हम करेंगे, पर जब हमने खोज किया तो हमें कहीं पौधे नहीं मिले, तो हम किसको प्लांट करेंगे। तो हमने चिड़बासा में पौधे बनाए, पहले तैयार किए। ये गंगोत्री से 9 किलोमीटर आगे है, और वहाँ से फिर 5 किलोमीटर आगे जाके भोजबासा में उन पेड़ों को हमने शिफ्ट किया, उनको लगाया, उनकी केयर किया, उनके लिए पानी डालने की व्यवस्था की। तो ये सारी चीज़ें हमने धीरे धीरे इस प्रकार से की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, फिर इनके ऊपर लिखा कि भाई हम क्या कर रहे हैं। हमने इतने सालों से, क्योंकि द फर्स्ट प्लांटेशन वाज डन इन 1991, 92, 93 में तो हमने नर्सरी तैयार की, 96 में हमने फर्स्ट प्लांटेशन स्टार्ट किया।
तो वो पौधे कैसे हुए, कहाँ सर्वाइव हुए, कैसा हमारा वो एरिया था बिफोर प्लांटेशन एंड आफ्टर प्लांटेशन, वो अब एक जंगल बन गया है, मुझसे ज़्यादा टॉल ट्रीज हैं, तो इनके ऊपर भी लिखा है। मतलब लेखन जो आपका है वो मेनली पर्यावरण से रिलेटेड ही रहा है। मतलब टूरिज्म के बाद पर्यावरण पे आया है। अच्छा। पर मैं बचपन में आर्टिकल्स लिखती थी, जैसे मैंने धर्मयुग में लिखा है, मैंने साप्ताहिक हिंदुस्तान में लिखा है। जब मैं आई थिंक मैं ज्वाइन ही किया था सर्विस, आई बिलीव, तो उस समय हम लोग गए थे रूपकुंड। तो रूपकुंड में, और मुझे अच्छे से याद है कि उस समय साप्ताहिक के या धर्मयुग के संपादक जो थे, धर्मवीर भारती थे शायद, तो उन्होंने मुझे लेटर में लिखा है, आप अच्छा लिखती हो, आप लिखा करो। तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं किया, परंतु मुझे लगता है कि मैं लिख सकती हूँ, मैं लिखती थी। पर अभी आजकल मैं काम कर रही हूँ, एक तो रिपीट फोटोग्राफी एक्सपीडिशन गंगोत्री ग्लेशियर पे। मैंने अभी जिक्र किया ना, सैमुअल ब्राउन आया था 1856 में, उसके कुछ फोटोग्राफ्स मुझे मिले थे। तो उसने जहाँ जहाँ फोटो खींचे, हमने 2010 में उन्हीं जगह के फोटो खींचे कि अब क्या स्थिति है। कि जो 1856 में उसने खींचे फोटो और हमने 2010 में खींचे, पहले कैसा था अब कैसा है। तो तमाम उसने यही, ये जो धराली है, धराली में 3 मंदिर हैं, उसने जब खींचा 3 मंदिर है, या हमने खींचा 1 मंदिर है। और अब अगर हम आप जाके फोटो खींचेंगे तो नो टेम्पल इज एग्जिस्टिंग, यू नो, है ना, ऑल बरीड। फिर उसी तरह से हम गए आगे, फ्रॉम चिरबासा टू भोजबासा एंड भोजबासा टू गौमुख। ऑन द वे कई जगह में उसने फोटो लिए हुए हैं, हमने भी लिए उसके। तो वो अब कैसा है, गंगोत्री ग्लेशियर कैसा था, स्नाउट कितना है, तो स्नाउट लगभग 2-2.5 किलोमीटर से ज़्यादा पीछे हट गया है, और ग्लेशियर की थिकनेस बहुत कम हो गई है, जो और भी ख़राब है। क्योंकि अगर आप कोई मोटा बर्फ़ की सिल्ली है तो वो धीरे धीरे पिघलेगी, पर अगर उसकी मोटाई कम हो गई तो वो जल्दी पिघल जाएगी। तो मुझे लगता है कि अब जो रिसेशन होगा वो ज़्यादा तेज़ होगा इस तरह का। तो इस तरह के उस पर भी मैंने काम किया हुआ है, और उस पर भी मैं काम कर रही हूँ। और एक बुक है जो गंगोत्री के ऊपर, जो मेरा टोटल एक्सपीरियंस ऑफ 40 इयर्स का, जो मैं वहाँ पर जा रही हूँ, बार बार जाती हूँ, क्या मैं देखती हूँ। एक ज़माना ऐसा था जब गाड़ी से गए, फिर इसी तरह के लैंडस्लाइड्स आते रहे, जैसे ये आया है, हम पैदल चल करके बीच बीच में पैचेस को, सड़क को दूसरे साइड, अभी रेस्क्यू टीम को मैं देख रही थी कि वो कह रहे थे कि हम पहाड़ को ऊपर से चढ़ करके तब हम उस जगह को क्रॉस करके तब आगे बढ़ रहे हैं। सेम वी ऑल्सो डिड, जब हम लोग शुरू में भोजपत्र के लिए काम कर रहे थे। सड़क तो बह जाती थी, तो जब सड़क बह गई, हमारे पास सैटरडे संडे होता था, सैटरडे को कॉलेज अटेंड करके वहाँ से निकले गंगोत्री के लिए। तो अगर रास्ता ऐसा है तो फिर हम ये नहीं रुकते थे कि सड़क खुल जाएगी तो तब जाएंगे, क्योंकि छुट्टी नहीं होती थी। तो ऊपर से उसको ट्रैवर्स करके फिर वहाँ से जाते थे, और पिट्ठू लगा है, खाना रखा है, और उस समय तो खैर स्ट्रेंथ भी थी, भाई हम सामान उठा लेते थे, चले जाते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा किया है, तो वो सारा अनुभव को मैं लिखना चाहती हूँ। बहुत चैलेंजिंग जर्नी रही है मैम आपकी, और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रही हैं। हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे मैम आपके प्रोजेक्ट्स के लिए। और मैम आपसे बातचीत करना बहुत अच्छा लग रहा है, मन नहीं कर रहा है इस एपिसोड को, आपको मैं दिल से बता रही हूँ, समाप्त करने का, पर थोड़ा सा समय की शॉर्टेज की वजह से आज हमें इस पॉडकास्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं। और मैम, जेंटेक मीडिया सॉल्यूशन की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें यहाँ पर हमारे स्टूडियो में आई, है ना। थैंक यू सो मच। हम भी आपका धन्यवाद करते कि आपने हमको बुलाया और बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। आपके लिए शुभकामनाएं कि आप इसको बहुत बड़ा बनाइए, और ये हमारे प्रदेश के लिए बहुत एजुकेटिव हो, बहुत थिंक प्रोसेस को डेवलप करने वाला हो, और नए बच्चों के लिए प्रेरणा देने वाला हो। आपका ये चैनल बहुत अच्छा काम करे, मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। थैंक यू। आपकी टीम के लिए, आप भाई बहनों के लिए, दोनों के लिए थैंक यू। दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आज जिस तरीके से हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से बातचीत की है, और अब नेक्स्ट एपिसोड में हम ऐसी ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये हमारा QR कोड है, प्लीज़ सपोर्ट।